हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। बेटा, जो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चैप्टर जो है एक वो थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस पे जो बेस क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली थ्योरेटिकल ही होंगे। तो सिर्फ आपको एक अच्छी सी रीडिंग अगर हम इस चैप्टर को दें तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। इसके सभी क्वेश्चंस हम क्या कर लेंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे। तो क्या है, ज़रूरत क्या है कि इस चैप्टर को एक अच्छी सी रीडिंग दें, हम अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, तो जैसे आपका हिस्ट्री का चैप्टर होता है ना, उसी तरीके से मोस्टली थोड़ा सा काफ़ी हद तक उसी तरह से ये चैप्टर है, हिस्ट्री के एक चैप्टर की तरह ये है आपका जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। लेकिन जो ज्योमेट्री का है उसका बेस है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके जो आने वाले चैप्टर हैं वो ज्योमेट्री पे ही बेस्ड हैं। जो 6 to 10 तक के आपके चैप्टर होंगे वो ज्योमेट्री पे बेस्ड होंगे, तो उसके लिए एक बेस है ये। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा और समझिएगा। तो बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री क्या है। यूक्लिड ज्योमेट्री से समझ में आता है कि यूक्लिड की ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है। तो बेटा, ज्योमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक के दो वर्ड्स जियो और मैट्रिन से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ मीनिंग होता है अर्थ और मैट्रिन का मीनिंग होता है मेजर। तो द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग द अर्थ एंड द मैट्रिन मीनिंग टू मेज़र, यानी कि अर्थ को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री हैव्स अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। अब देखिए, शुरुआती दौर में बहुत ही एनिशिएंट टाइम में अगर हम बात करें, जब ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, लगभग माना जाता है 5000 ईयर्स एगो, ज्योमेट्री जो थी वो इजिप्ट के अंदर एज एन आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट इसको डेवलप किया गया, इसको ओरिजिनेट किया गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग की टाइम में बात करें तो जो ज्योमेट्री थी वो बहुत ही मतलब सिर्फ लिमिटेड थी, अर्थ को मेज़र करने के लिए ही इसका क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो ज्योमेट्री की जो एप्लीकेशन है उसका एरिया जो है वो क्या हुआ, वास्ट होता गया, वो बढ़ता गया। ठीक है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करें, ज्योमेट्री के बिना वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आर्किटेक्ट से उसका क्या बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। तो उसमें भी वो किसका यूज़ करता है, ज्योमेट्री का यूज़ करता है। कोई कार डिज़ाइन करनी है, कोई एरोप्लेन डिज़ाइन करना है, बाइक डिज़ाइन करनी है, सभी के अंदर किसका यूज़ होगा, ज्योमेट्री का यूज़ होगा। आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, मान लीजिए घर ही बनाना है, तो उसके लिए, उस घर को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए। आपको कोई गेट बनाना है, दरवाज़ा बनाना है, दरवाज़ा बनाने के लिए आपको कितना आयरन चाहिए, या अगर आप वुडन का जो गेट बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी वुड चाहिए। तो कौन बताता है, सब कौन बताता है, ज्योमेट्री बताती है। तो आज के टाइम में जो ज्योमेट्री है उसका एरिया बहुत, उसकी एप्लीकेशंस का एरिया जो है बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल की बात करें, हम एंशिएंट टाइम की बात करें, तो वहाँ ज्योमेट्री का जो एप्लीकेशन थी वो थी अर्थ को मेज़र करना। नेक्स्ट बेटा, बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कब से ज्योमेट्री का हमें पता चलता है, कि क्या प्रूफ्स हैं कि ज्योमेट्री हाँ भाई यूज़ होती थी वहाँ पर। तो एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो शोज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ज्योमेट्री। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो मेजर सिटीज़ थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। जब एक्सकेवेशन के दौरान वो सिटीज़ को फाउंड किया गया, वो सिटीज़ मिली, तो वहाँ देखा गया कि उनकी जो रॉड्स थी, सिटीज़ की जो रॉड्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया ज्योमेट्री के यूज़ की वजह से। अदरवाइज ज्योमेट्री के यूज़ के बिना कैसे पैरेलल रॉड्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा, उनकी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, मतलब हम देखें उनके जो घर थे या जो और भी चीज़ें थी, किचन्स थे उनके, या फिर मार्केट में शॉप्स वगैरह थी, तो वो सब जो थी बेटा, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन के काम में जो ब्रिक्स यूज़ की गई थी, उन ब्रिक्स का रेशियो फिक्स था, दैट इज़ 4:2:1। तो आप ये बताएं कि अगर उनको ज्योमेट्री की कोई नॉलेज ही नहीं होती मान लीजिए, तो हर एक ब्रिक का रेशियो फिक्स कैसे हो सकता था। या तो उनकी शेप डिफ़र करती, अगर उनको ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं होती तो उनकी शेप डिफ़र करती, उनका साइज़ डिफ़र करता। लेकिन वो रेशियो जो था, सभी ब्रिक्स का रेशियो जो फिक्स था, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो, दैट इज़ 4:2:1। ठीक है,
तो वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई ज्योमेट्री यूज़ होती थी। एंशियंट टाइम में ज्योमेट्री का यूज़ होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ज्योमेट्री यूज़ की जाती थी। इसके बाद अगर हम और बात करें तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के अंदर बेटा जो अल्तार्स होते थे यानी कि जो वेदी होती थी, हवन कुंड जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी एक फिक्स शेप में बनाए जाते थे। वो स्क्वायर होते थे, सर्कुलर होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, ठीक है। तो उनकी शेप भी फिक्स थी, तो इसका मतलब वहाँ भी ज्योमेट्री की लोगों को नॉलेज थी, ठीक है। तो वो भी वहाँ भी ज्योमेट्री का क्या करते थे, यूज़ करते थे। सुलभ सूत्र नाम से एक मैनुअल है जिसमें क्या बताया गया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। तो वो भी एक हमें क्या देती है, प्रूफ देती है कि उस टाइम में ज्योमेट्री का यूज़ था, ठीक है। इसके अलावा श्री यंत्र आप सभी के घरों में होगा, मोस्ट लोगों के घरों में होगा, या आपने देखा भी होगा, या फिर इस पिक्चर में देखिए आप कि यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, श्री यंत्र दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो अथर्ववेद के अंदर ये दिया हुआ है बेटा। तो इसके अंदर बात करें तो इसकी भी जो इसमें ट्राइंगल्स हैं वो फिक्स है, 9 ट्राइंगल्स हैं इसमें, 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, और उन 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल से 43 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं। तो ये भी फिक्स है, जहाँ से भी आप श्रीयंत्र लें, जो भी श्रीयंत्र आप लेंगे उसमें ये फिक्स है, 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होंगे, वो स्केलर नहीं होंगे, वो इक्विलेटरल नहीं होंगे, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होंगे, और उनसे 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स ही बनेंगे। तो यहाँ भी देखिए ज्योमेट्री का क्या हुआ है, यूज़ हुआ है, ठीक है। तो बेटा क्या था कि जो ज्योमेट्री थी पहले क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती रही, लेकिन ऑरली, किसी रिटर्न में नहीं थी वो, ठीक है। उसको फॉर्मुलेट नहीं किया गया था, ठीक है, उसको किसी बुक में लिखा नहीं गया था, ठीक है। वो बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऐसे ही क्या होती रही, पास ऑन होती रही, ठीक है। थेल्स, अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा जाते हैं आगे। ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिनको ये क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने सबसे पहला जो प्रूफ था, सबसे पहला जो प्रूफ था वो थेल्स ने ही दिया था। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और वो प्रूफ किया था, उन्होंने ये बताया कि एक सर्कल जो है, जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो उसको बाइसेक्ट करता है। देखिए आपके लिए तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप बचपन से पढ़ने कि हाँ भाई डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईच पार्ट इज नोन एज द सेमी सर्कल। लेकिन उस टाइम थोड़ी ना लोगों को पता था। तो ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इस बात का प्रूफ दिया कि हाँ एक डायमीटर जो है वो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पाइथागोरस की बहुत फेमस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सभी आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं इस थ्योरम को, ठीक है। ये एक पीपल थे किसके, थेल्स के ही ये शिष्य थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के बहुत सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या की, डिस्कवरी की, और इन्होंने ये जो थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की जो चीज़ें हैं उसको एक अलग लेवल तक, एक बड़े लेवल तक लेके गए। लेकिन इन सब चीज़ों को फॉर्मुलेट करने का, एक जगह इकट्ठा करके उस पर एक बुक लिखने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड जो थे वो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, अलेक्जेंडर, इजिप्ट के अंदर जगह है अलेक्जेंड्रिया के अंदर वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। इन्होंने जितना भी ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्क था, मतलब जो भी इनको मिला, मोस्ट ऑफ द जो वर्क था ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सबको इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया और उनको क्या किया, अरेंज किया। एक फेमस ट्रिटाइज सीन की बुक थी, एक तरह से समझ सकते हैं उसको, जिसको नाम दिया उन्होंने एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स के अंदर 13 चैप्टर थे और हर चैप्टर को एक बुक बोला गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 3 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि यूक्लिड की बुक का नाम क्या था, तो आप बताएंगे एलिमेंट्स था। एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हर पार्ट को क्या बोला गया, एक बुक बोला गया। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ से 2-3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूक्लिड ने सभी चीज़ों को क्या किया, अरेंज किया, एक बुक में लिखा। तो दैट्स वाई जो यूक्लिड है उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका डेवलप हो जाता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, एंड योर आंसर विल बी फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड, ठीक है। तो जो यूक्लिड की जो बुक थी
उसमें मतलब जो पूरी ट्रीटाइज थी, एलिमेंट्स थी, उसके अंदर जो 13 बुक्स थी, तो वो क्या क्या कवर करती हैं? वो प्लेन ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी, इरेशनल नंबर एंड सॉलिड ज्योमेट्री को क्या करती हैं बेटा? कवर करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे चलें तो डेफिनेशंस की बात करते हैं। कुछ डेफिनेशंस यूक्लिड ने अपनी बुक में कुछ डेफिनेशन दी, पॉस्टुलेट दी, एग्जाम्स दी, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो कुछ डेफिनेशन जो यूक्लिड्स द्वारा दी गई थी, जैसे सॉलिड, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? सॉलिड को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया? सॉलिड हैज शेप, साइज एंड पोजीशन, कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड क्या? एक शेप है, एक पर्टिकुलर साइज है और एक पर्टिकुलर पोजीशन है उसकी, ठीक है। तो और उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या करवाया जा सकता है? मूव करवाया जा सकता है। तो उस इस तरह से उन्होंने क्या किया? सॉलिड को डिफाइन किया। अब इस सॉलिड की जो बाउंड्री होंगी, आप देखिए अपने कमरे में खड़े हैं, आप अपने रूम में खड़े हैं, रूम में आप देखें कि एक क्यूबॉइडल शेप का आपका रूम है, तो रूम की दीवारें हैं, तो वो क्या हैं? बाउंड्रीज हैं वो आपके रूम की। तो वो बाउंड्रीज क्या कहलाएंगी? जो चार दीवारें हैं, फ्लोर है, सीलिंग है, वो बाउंड्रीज हैं आपके रूम की। यानी कि जो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसकी क्या है? वो बाउंड्रीज हैं। और बाउंड्रीज क्या कहलाई? सरफेसेस। तो जो एक सॉलिड क्या होगा? सॉलिड स्ट्रक्चर होगी, सॉलिड शेप होगी, उसकी जो बाउंड्रीज होंगी उसको हम क्या कहेंगे? सरफेसेस कहेंगे, ठीक है। और सरफेसेस क्या करते हैं कि दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। वो स्पेस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करते हैं? सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और सरफेसेस की कोई थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द बाउंड्रीज ऑफ द, और सरफेसेस की जो बाउंड्री है, अब आप देखिए आपके पास एक वॉल है, या फिर हम इस फिगर में देखें तो सामने वाला जो हम सरफेस देखेंगे उसमें दो ग्रीन लाइन्स हैं और दो ब्लू लाइन है। जो सबसे ऊपर वाला हमें सरफेस दिख रहा है ना, सॉरी, जो सबसे आगे वाला सामने फ्रंट में हमें सरफेस दिख रहा है, उसमें क्या है? दो ग्रीन है ऊपर और नीचे, दो ग्रीन लाइन्स है, और नीचे जो है साइड्स में जो है वो दो वर्टिकल लाइन्स हैं ब्लू कलर की। तो अगर आप उनको देखें तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि ये क्या है? लाइंस हैं। तो सरफेस जो होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? या तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं या कर्व्स होती हैं। अब कर्व्स कैसे होती हैं? आपको नीचे एक सिलेंड्रिकल फिगर दिख रही होगी, इस सिलेंड्रिकल फिगर को आप देखिए तो सिलेंड्रिकल फिगर का जो टॉप है वो कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। किस तरह का है वो? सर्कुलर है। यानी कि सिलेंडर की बाउंड्री किस तरह की है? अब देखिए यहाँ से ये देखिए सिलेंडर की जो बाउंड्री है, ये देखिए ये बाउंड्री जो है सिलेंडर की, ये किस तरह की है? ये जो बाउंड्री है सिलेंडर की, ये एक किस शेप की? सर्कुलर शेप की, यानी कि कर्व है। तो जो सरफेस होती हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो किस शेप की हो सकती हैं? कर्व्स हो सकती हैं और स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं। और जो इनके एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइंस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? लाइंस के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करें हम डायमेंशंस की। तो आप देखिए सबसे पहले हम सॉलिड से सरफेसेस पे आए, सरफेस से हम लाइंस पे आए, और फिर लाइन से हम पॉइंट्स पे आए। तो हर एक स्टेप में हमने एक एक्सटेंशन क्या कर दिया? लूज कर दिया। किस तरह से? देखिए सॉलिड था, सॉलिड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट थी, जबकि अगर हम बात करें एक सरफेस की तो हमने कहा सरफेस की कोई थिकनेस ही नहीं होती, ठीक है। तो हमने एक डायमेंशन मिस कर दिया ना, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रह गई, ठीक है। उसके बाद हम लाइन पे आए तो लाइन की क्या है? सिर्फ लेंथ है, ठीक है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं है। तो एक और डायमेंशन हमने, एक और एक्सटेंशन हमने क्या कर दिया? लूज कर दिया। और फिर हम आए पॉइंट पे, तो पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, और ना कोई हाइट होती है। तो हर एक जो सॉलिड से लेकर के जो हमने पॉइंट तक का सफ़र तय किया, इस सफ़र में हमने हर बार क्या किया? एक एक्सटेंशन को लूज कर दिया, और उसी एक्सटेंशन को क्या नाम दिया गया? डायमेंशन दिया गया। तो इस तरह से हम बात करें कि एक सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं, एक सरफेस के 2 डायमेंशंस होते हैं, जबकि एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन होता है, जबकि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही उसकी क्या होती है? हाइट होती
है। उसके बाद यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी, अपनी जो बुक थी उसमें कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टोटल उन्होंने 23 डेफिनेशंस दी थी, उनमें से कुछ एक देखिए। कह रहा है पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट इसका कोई पार्ट ही नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ठीक है। एक डॉट है, डॉट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, तो उससे भी माइनर क्या होगा, पॉइंट होगा। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन क्या है, एक लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। अब पॉइंट, लाइन के जो एंड्स होंगे, जहाँ पर लाइन खत्म होंगी, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। या फिर हम कहें कि जो लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट से मिल करके बनी हुई होती है। तो आगे यही लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इवनली क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस की अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस की केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, और जो सरफेसेस के जो एजेस होते हैं उनको लाइन बोलते हैं। प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिसपे जितने लाइन्स है, देखो लाइन किससे बनी है, पॉइंट से मिल करके बनी है, जबकि सरफेस किससे बना है, लाइन से मिल करके बना है। तो अगर हम कहें कि स्ट्रेट लाइन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इवनली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। जबकि प्लेन सरफेस की बात करें तो प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसपे जो लाइंस होती हैं वो इवनली लाई करती हैं। ये नहीं कि कोई लाइन ऊपर कोई थोड़ी नीचे, कोई ऊपर कोई थोड़ी नीचे, सब इवनली क्या कर रही है, लाई कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ टर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। तो वाइल डेवलपिंग एनी, कोई भी जब हम क्या करते हैं, कोई भी हम स्टडी है, बहुत अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हैं हम, ठीक है। साइंस है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, मैथ है, हिस्ट्री है, बहुत सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका जब कोर्स डेवलप किया जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको मान लिया जाता है, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, अनडिफाइंड, उनको डिफाइन नहीं किया जाता, उनको बस जस्ट मान लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स कहते हैं। ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, ये कुछ क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इनको बस मान लिया गया है। इसी तरह से हम बात करें एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स की बेटा, तो एक्सियोम्स क्या है, देखो एक्सियोम्स भी अजम्पशंस हैं और पोस्टुलेट भी क्या है, अजम्पशंस हैं। लेकिन एक्सियोम्स ऐसे अजम्पशंस हैं मैथ जो क्या होते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हर जगह क्या है, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। उनको किसी अजम्पशन है तो कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो चीज़ मान ली गई है तो उसको क्या प्रूफ देंगे, ठीक है। तो अजम्पशंस हैं जिनको किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, और जो पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स के होते हैं, सही है, पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स वो काम में आते हैं, ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में वो यूज़ किए जाते हैं, वो एक्सियोम्स हैं। लेकिन पोस्टुलेट जो है, पोस्टुलेट्स का थोड़ा जो एरिया है ना, वो क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। मतलब ऐसे अजम्पशंस जो केवल ज्योमेट्री तक लिमिटेड हैं, जो ज्योमेट्री में यूज आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, पोस्टुलेट्स कहेंगे। तो एक्सियोम्स भी अजम्पशंस हैं, पोस्टुलेट भी अजम्पशंस हैं। लेकिन एक्सियोम्स वो अजम्पशंस हैं जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होते हैं, जबकि पोस्टुलेट्स वो अजम्पशंस हैं जो केवल ज्योमेट्री में ही, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री हैं, ज्योमेट्री में ही क्या होते हैं, वो यूज होते हैं। इसके बाद आती है बात थ्योरम्स की। थ्योरम्स आपने बहुत सारी थ्योरम्स, जैसे पाइथागोरस थ्योरम ये आपने बहुत बार सुनी होगी, एक्सट्रीम एंगल थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरम्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बेटा थ्योरम क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी या एक ऐसा रिजल्ट है जिसको प्रूफ की ज़रूरत होती है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट थे, इनको किसी तरह के कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, जबकि थ्योरम्स जो हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ठीक है, यही है थ्योरम है। इनको प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। यूक्लिड ने 465 प्रोपोजिशंस जो थी वो क्या की थी, डिड्यूस की थी। अपने जो बुक थी उनमें उन्होंने 465 प्रपोजिशंस क्या थी, उन्होंने डेवलप की, और उन प्रपोजिशंस को या थ्योरम्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, जो एक्सियम थी, पोस्टुलेट या डेफिनेशंस थी उनकी, या उन्होंने जो पहले थ्योरम्स प्रूफ की थी उनका उन्होंने क्या किया, यूज़ किया। उसके बाद वर्ड आता कॉरोलरी। कॉरोलरी क्या है, तो कॉरोलरी एक ऐसी स्टेटमेंट है हुज ट्रूथ कैन बी, जिस एक थ्योरम की हेल्प से हम जिसको क्या कर सकते हैं, ईजिली डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक थ्योरम हमने प्रूफ कर दी, ठीक है, थ्योरम को प्रूफ करने में क्या लगता है, और बहुत सारी चीज़ों का
हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे दूसरी थ्योरम्स का यूज़ करते हैं, एक्सियोम्स का यूज़ करते हैं, पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हैं, डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं। तो एक थ्योरम हमने प्रूफ कर दी और उस थ्योरम के रिजल्ट पे हम एक और रिजल्ट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉरोलरी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, कॉरोलरी कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा यूक्लिड्स एक्सियम। तो एग्जाम्स हमने पता चल गया हमें क्या थी, एग्जाम्स क्या थी। तो यूक्लिड्स ने बहुत सारी एग्जाम्स लिखी, उनमें से कुछ एक एग्जाम्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के इक्वल हैं, सॉरी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ऐसी चीज़ें, दो चीज़ें मान लेते हैं, तीन भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो एक ही चीज़ के इक्वल हैं वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए बी के इक्वल है, ठीक है, और बी सी के इक्वल है, मतलब बी ए के भी इक्वल है और बी सी के भी इक्वल है। बी ए के भी इक्वल है और बी सी के भी इक्वल है, इसका मतलब ए और सी भी इक्वल है। तीन फ्रेंड्स हैं, राम श्याम एंड रोहन, राम श्याम एंड रोहन। तो राम के पास शाम की जितनी चॉकलेट्स हैं और रोहन के पास भी शाम के पास जितनी चॉकलेट्स हैं, इसका मतलब राम और रोहन के पास भी क्या होंगे, इक्वल चॉकलेट्स होंगी। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उस टाइम उतनी सिंपल नहीं थी जब यूक्लिड ने ये चीज़ बताई। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। दो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, अगर आप उन दोनों में सेम चीज़ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब भी वो क्या रहेंगी, इक्वल होंगी। चॉकलेट्स की बात कर लेते हैं। राम और शाम के पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैंने दोनों को और 5 दे दी, मतलब पहले भी इक्वल थे और अब इक्वली उनको दे दी मैंने, 5 और दे दी, तो दोनों के पास कितनी हो गई, 10, यानी कि अब भी दोनों के पास क्या है, इक्वल ही है। तो अगर दो चीज़ें इक्वल हैं और आप उनमें सेम चीज़ ऐड करते हैं तो वो तब भी क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। जैसे दिखे 2 = 2 है, आप दोनों साइड 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 = 4। सही है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर दो इक्वल्स हैं, इफ़ यू हैव टू इक्वल्स और आप उसमें से सेम चीज़ क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो रिमाइंडर जो बच जाएंगी चीज़ें वो भी इक्वल ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए 5 चॉकलेट्स थी, दोनों से मैंने 2 ले ली, कितनी रह गई, 3, अब भी क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीज़ें जो एक दूसरे को कोइंसाइड करें उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या होंगी, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, और एक और ये लाइन है। ठीक है, अब आप इन दोनों लाइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें। मैं इस लाइन को उठा करके इस लाइन पे रख देता हूँ, तो आप क्या इन दोनों लाइन को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। दोनों लाइंस की अगर लेंथ सेम है और मैंने एक लाइन को उठा करके दूसरी लाइन के ऊपर रख दिया, तो क्या आप इन दोनों लाइंस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। ठीक है, तो यही क्या है कि थिंग्स विच आर इक्वल कोइंसाइड ईच अदर। दो चीज़ें जो क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वो क्या होंगी, एक दूसरे के, जो चीज़ें कोइंसाइड करेंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट बात करें, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होगा, कंप्लीट जो चीज़ होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो कंप्लीट होगी वो पार्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से फिगर में दिखाया गया है, एक एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, उसको 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, कट कर दिया, एक हाफ पार्ट है। तो देखिए हाफ पार्ट जो होगा हमेशा कंप्लीट से क्या होगा, कम ही होगा, या कंप्लीट जो एप्पल है वो उस हाफ पार्ट से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, दोनों को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, मेरे पास भी 10 चॉकलेट्स हैं, आपके पास भी 10 चॉकलेट्स हैं, और किसी ने आके बोला कि आपके पास डबल डबल चॉकलेट्स हो जाएं, तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, डबल, 10 का डबल 20, और आपके पास भी कितनी हो जाएंगी, 20। तो अब भी क्या है, हमारे पास इक्वल चॉकलेट्स हैं। इसी तरह से हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब मान लीजिए 10 है हमारे पास, दोनों के पास, और किसी ने आके क्या किया भाई, गुस्से में आके बोला आपके पास हाफ चॉकलेट्स हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे, मेरे पास 5 हो जाएंगे 10 का हाफ, और आपके पास भी 5 हो जाएंगे, लेकिन तब भी हम क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो अगर चीज़ें इक्वल हैं और उनका हम डबल कर दें तो भी वो इक्वल ही रहेंगी, और अगर चीज़ें डबल हैं उनका हाफ कर दें तो भी वो क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। तो ये थी यूक्लिड्स की एक्सियम्स।
23 थी, कुछ ही एक ही हमने सॉरी काफ़ी सारी एग्जाम्स हैं, उनमें से कुछ एक हमने देख ली है। आगे बात करें पॉस्टुलेट्स की, तो ये भी अजम्पशंस ही हैं लेकिन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है। तो 5 पॉस्टुलेट्स हम देखेंगे यहाँ पर। जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, कह रहा है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब एक दो पॉइंट्स हैं आपके पास, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हम क्या कर पाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको ही थोड़ा सा एग्जाम 5.1 में देखिए कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसी से रिलेटेड है। देखिए ये एग्जाम भी कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं, ठीक है, तो उनसे पास होने वाली केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है। देखिए आपके पास इस फिगर में देखिए कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, Q है। पॉइंट P है और पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है, ये लाइन आप देखेंगे जो तो ये ही एक लाइन ऐसी है जो क्या कर रही है, P और Q दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और ये लाइन जो होगी वो यूनिक होगी। तो कोई भी अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनसे पास होने वाली केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है, फिर चाहे वो लाइन कोई भी ड्रॉ करे। नेक्स्ट पॉस्टुलेट हम देखते हैं, पॉस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली पास थ्रू देम। क्या कह रहे हैं, दो पॉइंट्स है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन जिसको हम आप लाइन सेगमेंट बोल देते हैं, तो एक टर्मिनेटेड लाइन या फिर लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या कर सकते हैं हम, इनडेफिनेटली कितना भी चाहे मर्जी हमारी है उतना उनको क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए ए भी एक लाइन सेगमेंट है इसमें, और इसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, मर्जी चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट देखते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कंपास लें, उसमें पेंसिल लगाएं और कंपास को कितना भी खोलें और एक फिक्स पॉइंट ले लें पेपर पे और उसको घुमा दें, एक सर्कल मिलेगा। अब आप थोड़ा सा कंपास को क्या करें, छोटा करें, मतलब कम खोलें, फिर आप एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सेंटर चेंज कर दें तो फिर आपको एक और सर्कल मिलेगा, मतलब कंपास की को खुला ही उतना रहने दें, लेकिन आप अपने सेंटर की प्लेस चेंज कर दें तो फिर आपको एक और सर्कल मिल जाएगा। तो यही ये कह रहा है कि एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सेंटर और एक रेडियस से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भैया आप कहीं भी राइट एंगल बनाएं, कि कहीं भी क्या बनाएं, राइट एंगल बनाएं, पेपर पे बनाएं, ठीक है, बोर्ड पे बनाएं, ठीक है, कहीं भी बनाएं, लेकिन सारे की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। नेक्स्ट बात करें पॉस्टुलेट 5 की। पॉस्टुलेट 5 ये थे, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखिए क्या कह रहे हैं, आप फिगर में देख सकते हैं M और N दो लाइंस हैं, ठीक है। दो लाइंस कैसी हैं, नॉन पैरेलल लाइंस, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं ये, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं। और L लाइन आप देखें तो आपने पढ़ा होगा कि दो लाइंस को जो कट इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन होती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो एल यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। इस ट्रांसवर्सल से यहाँ 4 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आप ये देखें कि 1 और 3 का सम जो है यहाँ पर 180 से बड़ा होगा, जबकि 2 और 4 जो एंगल है उसका सम जो होगा 180 से क्या होगा, लेस होगा। तो जिस साइड एक्सटेंड करने पे, लाइंस को एक्सटेंड करने पे वो लाइनें मीट करेंगी, उस साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप फिगर से देख पा रहे हैं कि जिस साइड मैंने M और N लिखा हुआ है उस साइड वो लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे से मीट करेंगे अगर हम उनको एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो 2 यहाँ इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं, 2 एंड 4, तो इस 2 और 4 एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। जबकि अगर हम 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 का सम जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि इस साइड जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है। तो ये था पॉस्टुलेट 5। और अगर ऐसा हो कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल, मतलब दोनों ही साइड वो अगर मीट ना करें
तो जिस साइड वो मीट ही नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे से दूर भी नहीं जा रही और एक दूसरे से पास भी नहीं आ रही, एक दूसरे को कन्वर्स भी नहीं कर रही और डाइवर्स भी नहीं कर रही, मतलब दूर भी नहीं जा रही और पास भी नहीं आ रही, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ये होगा कि उस साइड जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। उस साइड क्या होगा, उस साइड जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। और मतलब लाइन नहीं मीट करी, यानी कि इसका मतलब कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। तो अगर दो पैरेलल लाइंस है और उनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। आगे चलते बेटा, आगे बात करें जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका ही एक इक्विवेलेंट वर्जन है। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का एक क्या है, इक्विवेलेंट वर्जन है। देखिए प्लेफेयर्स एक्सियोम, प्लेफेयर्स एक्सियोम क्या कहती है बेटा, कह रहा है फॉर एवरी लाइन एल, एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन इट, मतलब एक लाइन है और एक पॉइंट है, जो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो वहाँ पर एक ऐसी यूनिक लाइन ज़रूर होगी, उस पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन ज़रूर होगी जो उस एल की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब आप फिगर में देखें, एक लाइन एल है और एक लाइन पी है, सॉरी एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट एल पे लाइन नहीं कर रहा, और इस पी से पास होने वाली आप कई सारी लाइनें देख सकते, लेकिन एक लाइन ऐसी है, एम जो लाइन है वो इस एल के क्या है, पैरेलल है। तो ये है प्लेफेयर्स एक्सियोम। तो प्लेफेयर्स एक्सियोम क्या है बेटा, प्लेफेयर्स एक्सियोम ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, जो पॉइंट उस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइनों में से एक यूनिक लाइन ऐसी ज़रूर होगी जो उस एल लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, उसके बाद एक और इसका इक्विवेलेंट वर्जन है, मतलब इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हैं हम, कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो अलग अलग लाइन, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, एक ही लाइन ही है, अलग अलग, क्योंकि कोइंसाइड लाइन हो जाएंगी तो वो सेम ही लाइन हो जाएंगी। तो दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो एक ही लाइन के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि एक लाइन के एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली एक ही पैरेलल लाइन हो सकती है। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर क्या कर रही हैं, एक ही दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि मान लीजिए वो दोनों लाइंस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो दोनों लाइंस पी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो यानी कि दोनों लाइनें पी पॉइंट से पास हो रही हैं, तो वो एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बेटा यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। देखो यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री ये है जो यूक्लिड ने डेवलप की। ठीक है, अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो बेटा प्लेन्स तक ही क्या होती हैं, लिमिटेड है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, जो यूक्लिड ने डेवलप की, लेकिन आज के टाइम में जो हम ज्योमेट्री देखते हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं है, वो है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। आज के टाइम में जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वो कौन सी ज्योमेट्री है, वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, जिसको हम स्फेरिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो स्फेरिकल ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, वो क्या है, एक ग्रेट सर्कल का पार्ट है। क्या है, एक ग्रेट सर्कल का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये थी आपकी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो आज के टाइम में जो जिस ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, जिस ज्योमेट्री में हम रह रहे हैं, दैट इज़ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद बात करें बेटा, तो यहाँ देखें हम कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो थी ना वो केवल प्लेन्स के लिए फिगर थी, सॉरी एप्लीकेबल थी। क्या थी, प्लेन्स के लिए ही वैलिड थी। अगर सरफेस कर्ड हो, जैसे इसमें फिगर में देख रहे हैं आप कि ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर के लिए यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है वो क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, इसमें वो फेल हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा स्फेयर है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्फेयर है, तो एन ए और एन बी क्या होंगी और ए बी क्या होंगी, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होंगी। ठीक है, ये क्या होंगे, अगर ये स्फेयर बहुत बड़ा है, अगर ये स्फेयर छोटा होता तो ये लाइन्स नहीं होती, ये कर्व्स ही होते, लेकिन अगर ये बहुत ही बड़ा स्फेयर है तो एन ए, एन बी और ए बी ये क्या होंगी, तीन स्ट्रेट लाइंस की तरह होंगी। ठीक है, तो एन ए बी क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। एन ए और एन बी दोनों ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर हैं।
एन ए और एन बी दोनों क्या हैं, ए बी के परपेंडिकुलर हैं। तो अब आप यहाँ देखें, एक ट्राइंगल में दो एंगल का सम क्या हो गया 180, तो तीसरा एंगल भी कुछ ना कुछ होगा, यानी कि तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया 180 से ज़्यादा हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये तो चीज़ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ थी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो थी वो प्लेन फिगर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कर्व्ड सरफेसेस की बात करें तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। इसके बाद एक और टर्म है बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, तो अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। देखिए क्या है कि एक ऐसा एक्सियम्स का सिस्टम, ठीक है, जिस उसको हम, एक सिस्टम है एक्सियम्स का, उसको हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब हम उससे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं फाइंड कर सकते जो किसी और एक्सियोम स्टेटमेंट या थ्योरम को क्या करे, गलत प्रूफ कर दे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब उसके अपोजिट आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। फिर से देख लिए, हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं, उन एक्सियम्स के सिस्टम को, काफ़ी सारी एक्सियम्स हैं, मान लीजिए 2-3 एक्सियम्स हैं, उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहेंगे, जब हम उस एक्सियम से कुछ ऐसे स्टेटमेंट ना फाइंड कर सकें जो किसी और एक्सियम को क्या कर दे, रॉन्ग प्रूफ कर दे, या उसको उसके अपोजिट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा यूक्लिड। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन एंशिएंट टाइम्स, इन एंशिएंट इंडिया सॉरी, द शेप्स ऑफ अल्तार्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वर, ऑप्शंस आपके पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम एंड पिरामिड्स। तो देखिए और सेकंड क्वेश्चन भी अभी इसके साथ ही देख लेते हैं, इन एंशिएंट इंडिया अल्तार्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपेजियम वर यूज्ड फॉर। तो देखिए बेटा, जो हाउस होल्ड रिचुअल्स थे उनके लिए जो अल्तार्स यूज़ किए जाते थे, उनकी जो शेप होती थी वो स्क्वायर एंड सर्कल्स होती थी, ठीक है, स्क्वायर एंड सर्कुलर जो शेप के अल्तार्स थे वो हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए यूज़ किए जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। जबकि सेकेंड वाले क्वेश्चन में बात करें तो इसने पूछा कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम, तो रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और ट्रेपेजियम शेप के जो अल्तार्स यूज़ किए जाते थे वो पब्लिक रिचुअल्स के लिए क्या किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए ट्राइंगुलर और स्क्वायर और सर्कुलर शेप के अल्तार्स यूज़ किए जाते थे, जबकि पब्लिक रिचुअल्स के लिए रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और ट्रेपेजियम शेप के अल्तार्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन श्री यंत्र है, श्री यंत्रा में कितने इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। तो मैंने बताया था आपको, उसमें होते हैं 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, जबकि अगर 43 उससे 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल से 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स बनते हैं। आगे देखें, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द ब्रिक्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो वो ब्रिक्स यूज़ करते थे उनका डायमेंशन क्या था, तो उनका रेशियो था, डायमेंशन का रेशियो था 4:2:1, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स वाज द फेमस ट्रीटाइज द एलिमेंट्स डिवाइड बाय यूक्लिड। यूक्लिड ने उसकी जो फेमस ट्रीटाइज है एलिमेंट्स, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसको 13 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इच पार्ट को उसने क्या नाम दिया, बुक का नाम दिया। यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री, यूक्लिड कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो यूक्लिड जो थे वो इजिप्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। थेल्स जो थे वो ग्रीस से थे, जबकि यूक्लिड जो थे वो इजिप्ट से थे, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया के अंदर वो मैथमेटिक्स टीचर थे। नेक्स्ट देखें, थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री, तो अभी अभी मैंने बताया थेल्स जो थे वो ग्रीस कंट्री से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। पाइथागोरस वाज अ स्टूडेंट ऑफ, पाइथागोरस के उसके स्टूडेंट थे, तो पाइथागोरस जो थे वो को बताया था थेल्स के क्या थे, स्टूडेंट थे। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, इनमें से किसको प्रूफ की ज़रूरत है, एक्सियम, पोस्टुलेट, डेफिनेशन या थ्योरम। तो एक्सियम और पोस्टुलेट को कोई क्या है, प्रूफ की जरूरत नहीं होती, डेफिनेशंस को भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, तो प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है थ्योरम्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, द स्टेटमेंट दैट द लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है स्टेटमेंट थी एक, द लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। वो लाइन्स जो एक दूसरे, लाइन्स पैरेलल लाइन्स कब होंगी, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उन लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहेंगे। तो ये क्या है, एक डेफिनेशन, एक एक्सियोम है, पोस्टुलेट या थ्योरम है, तो बेटा ये क्या है, एक डेफिनेशन है, और किसकी डेफिनेशन है, पैरेलल लाइन्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो
द लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये क्या है, एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट है यूक्लिड सेड इट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारे के सारे जो राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, ये एक डेफिनेशन है, एक्सियोम है, पॉस्टुलेट है या प्रूफ है। तो ये बेटा क्या है, एक पॉस्टुलेट है। और कौन से नंबर वाला पॉस्टुलेट है आपको ध्यान होगा, तो ये है आपका पॉस्टुलेट नंबर 3। नेक्स्ट बात करें कि अ पिरामिड इज़ अ सॉलिड फिगर हुज बेस इज, पिरामिड क्या है, एक सॉलिड फिगर है जिसका बेस किस तरह का होता है, ओनली ट्राइंगल, ओनली अ स्क्वायर, ओनली अ रेक्टेंगल या एनी पॉलीगन। तो बेटा पिरामिड का जो बेस होता है वो एक किसी भी तरह का पॉलीगन हो सकता है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो एक ट्राइंगल भी हो सकता है। तो तो पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर हुज बेस इज एनी पॉलीगन, वो किसी तरह का पॉलीगन होगा, वो हेक्सागन भी हो सकता है। ठीक है, तो द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड, पिरामिड के जो साइड फेसेस होते हैं, देखिए बेस जो होगा वो तो एक पॉलीगन हो सकता है, वो ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जो साइड फेस होंगे वो किस शेप के होंगे, तो याद रखेंगे पिरामिड के जो साइड फेसेस होंगे वो ट्राइंगुलर फेस के होंगे। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आर, सॉलिड में कितने डायमेंशन होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 क्या होंगे उसमें डायमेंशन होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था सॉलिड में 3, सरफेस में 2, लाइन में 1 और पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ सरफेस, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, डायमेंशन ऑफ सरफेसेस कितने होंगे, 2 होंगे। हाउ मेनी डायमेंशन डज अ पॉइंट है, पॉइंट में कितने डायमेंशन होंगे, तो पॉइंट में जो डायमेंशन होंगे कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, 0 डायमेंशंस होंगे। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर, सॉलिड की जो बाउंड्रीज होंगी वो किस तरह की होंगी, तो हमने देखा था सॉलिड की जो बाउंड्री होंगी वो क्या होंगी, सरफेसेस होंगी। मैंने आपको रूम के एग्जांपल से समझाया था कि एक रूम है उसकी जो दीवारें हैं वो उसके आपके रूम की क्या है, बाउंड्रीज हैं, और वो क्या है, दीवारें, एक सरफेस है। ठीक है, और सरफेस की बाउंड्रीज क्या होंगी, लाइंस होंगी। सरफेस की बाउंड्री क्या होंगी, जो आपके रूम के एजेस होंगी वो क्या है, सरफेस की बाउंड्रीज हैं, और वो किस शेप की हैं, वो लाइन शेप की हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19, तो नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने प्लेन आप पास कर सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। जिस तरह से हमने ये पढ़ा कि 2 पॉइंट से, आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है। तो इसी तरह से अगर आपके पास स्पेस में कहीं भी 3 पॉइंट्स हैं तो उन 3 पॉइंट से पास होने वाला केवल और केवल क्या हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है। एक्सियम्स आर एज्यूम्ड, एक्सियम्स क्या हैं, डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे एक्सियम्स, ऐसे एज्यूम्ड यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। और स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री की बात करें तो वो होंगे आपके पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। एक पॉइंट है सी, उसको हम एक लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कब कहेंगे, जब सी जो है वो ए बी के अंदर लाई करेगा, ए सी और सी बी बराबर हो जाएंगे, सी जो है वो ए बी के बाहर इंटीरियर लाई करेगा इस तरह से कि ए सी सी बी के इक्वल है, या ए सी प्लस सी बी जो है वो ए बी के इक्वल हो जाए। तो बेटा ये तब पॉसिबल है जब सी जो है वो ए बी के ऊपर लाई करे, ठीक है, और ए सी जो है वो सी बी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसको देखते हैं बेटा, आप देखो यहाँ देखिए कि ये 2 लाइन हैं, ये ए, ये सी और ये बी, यहाँ भी ए सी सी बी के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट तभी हो सकता है जब क्या हो कि सी जो है वो ए बी पे लाई करे, ए बी के इंटीरियर हो, ठीक है, और ए सी सी बी के इक्वल हो। ओनली ए सी सी बी के इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, या जो सी है वो ए बी पे लाई करे तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ए सी सी बी के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है जब
जब क्या होगा कि सी जो है वो ए बी पे लाई करे और ए सी सी बी के क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये कह रहा है कि ओनली अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, एक पॉइंट से तो आप कितनी भी लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनेटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट से, जो दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए, उनसे केवल और केवल क्या आप बहुत सारी इनफाइनेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, एक्सियोम 5.1 क्या कहता है कि दो पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो उनसे पास होने वाली केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर दो सर्कल्स क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। और नेक्स्ट है लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। नहीं, एक लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इससे यहाँ पर ये पता चलेगा कि लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, अ पॉइंट इज सेड टू बी लाई बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। एक पॉइंट है सी, वो ए और बी में, ए बी लाइन पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे वो क्या करेगा, पॉइंट सी लाई करेगा। मतलब सी पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। कब लाई करेगा, कि अगर ए सी सी बी की इक्वल हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है ए सी अगर सी बी की, अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था उसमें ए सी और सी बी की इक्वल था, लेकिन सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई नहीं कर रहा था। ए सी प्लस सी बी ए बी की इक्वल हो जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए वहीं उसी जगह पे ए सी और सी बी, ए सी जो है वो 5 है, ठीक है, और ये तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है ए सी सी बी के इक्वल हो जाए, ए सी प्लस सी बी ए बी के इक्वल हो जाए। देखिए तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने मान लीजिए ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि दो लाइंस का सम तीसरी के साइड के इक्वल हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उनसे बनने वाली जो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए सी एंड बी आर कोलिनियर, जब तीनों पॉइंट्स क्या हैं एक लाइन पे लाई करेंगे, तभी ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विच एक्सियोम इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट दैट व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जेड प्लस 15। देखिए यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई एक साइड है और 15 अलग है, मतलब x प्लस वाई 15 की इक्वल है। अब दोनों में z इक्वल चीज़ क्या कर दी, ऐड कर दी, तब भी वो इक्वल ही रहे। x प्लस वाई जो था वो 15 के इक्वल था, दोनों में z क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब भी दोनों क्या है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो z प्लस 15 के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पर ये एक्सियोम है कि इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल थिंग्स देन दे रिमेन इक्वल। अगर दो इक्वल चीज़ों में हम सेम चीज़ ऐड कर देंगे तो भी वो इक्वल ही रहेंगी। तो ये कौन सी एक्सियोम थी, तो ये थी एक्सियोम नंबर 2। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री पे बेस किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में भी आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें और इसको अच्छे से समझें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। थैंक यू।